जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आकलन व मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। चूँकि पिछले वर्षों में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, इस दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लगभग प्रत्येक साल यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपका एक छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। बस आवश्यक है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो सभी पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आप जो है इसको समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आकलन किसे कहा जाता है, असेसमेंट किसे कहा जाता है। तो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का जो निरंतर प्रक्रिया है उसी को आकलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम कि आकलन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे की सीखने की स्थिति को बार बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर जो है वो रोज़ क्लास में बच्चों से सवाल पूछता है, छोटे छोटे टेस्ट लेता है, बच्चों की कॉपी चेक करता है। तो यही सब जो प्रोसेस है, यही सब मिलकर आकलन का निर्माण करता है। यही सब आपका क्या है, आकलन है। क्योंकि टीचर जो है वो लगातार बच्चों से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, बच्चों के परफॉर्मेंस को यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में पता लगा रहा है, तो यही आपका आकलन हो जाएगा। अब आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो अधिगम को सुधारना और बच्चों के भ्रम को दूर करना। यानी कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि आकलन का जो उद्देश्य है वो आपका लर्निंग को इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल से समझिए कि असेसमेंट का मकसद जो है यहाँ पे केवल नंबर देना नहीं है। ठीक है, नंबर देना नहीं है, बल्कि यह देखना होता है कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। वही आपका आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो अगर एक बच्चा गणित में बार बार मिस्टेक कर रहा है, कोई टॉपिक टीचर ने उसको पढ़ाया, अब उसी टॉपिक पे बच्चा जो है बार बार गलती कर रहा है, तो फिर टीचर का कर्तव्य है कि उसको फिर से कॉन्सेप्ट को समझाना, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस करवाना। तब जाके उसका क्या होगा कि जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर होगा और जो लर्निंग है वो उसका इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो यही है आपका आकलन का मुख्य उद्देश्य। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी विषय या व्यक्ति के गुण दोषों का विवेचन करके सही निर्णय लेना मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि इवोल्यूशन कहलाता है। तो देखिए, इवोल्यूशन में हम कलेक्टेड डाटा को, जो डाटा हमें यहाँ पे असेसमेंट के माध्यम से मिला है, उसी के आधार पे क्या करते हैं, फाइनल जजमेंट करते हैं। फाइनल जो है यहाँ पे निर्णय लेते हैं, किसमें, इवोल्यूशन में। जैसे कि साल के अंत में बच्चे के मार्क्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, बिहेवियर हो गया, इसको देखकर टीचर डिसाइड करता है कि बच्चा पास है या फेल है। यह एक तरह का क्या है, फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल जजमेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी को इवोल्यूशन के नाम से, यानी कि मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। अब ये जो मूल्यांकन होता है वो आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मात्रात्मक कहने का मतलब है कि जो नंबर में होता है। जैसे कि जो फाइनल एग्जाम में आप देखते हैं कि बच्चों को मार्क्स दिया जाता है, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, यानी कि एक तरह से नंबर दिया जाता है। ठीक है, या फिर कहें तो रैंक दिया जाता है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, तो रैंक दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यही आपका मात्रात्मक है, ये आपका मेजरेबल होता है, मापन योग्य होता है, उसको मापा जा सकता है, नंबर को माप सकते हैं, तो इसीलिए इसको मात्रात्मक कहा जाता है। गुणात्मक का मतलब क्या हुआ कि इससे हमें पता चलता है कि बच्चा क्रिएटिव है ना, बच्चा डिसिप्लिन है, अनुशासित है। तो गुणात्मक में जो बिहेवियर और क्वालिटीज पर आधारित होती है, जैसे कि बच्चा क्रिएटिव हो गया या फिर कह सकते हैं डिसिप्लिन है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा है, तो इसी को गुणात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ का 4 पॉइंट जो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आकलन जो है वो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निरंतर प्रक्रिया है। आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका अधिगम को सुधारना है, यानी कि लर्निंग को इम्प्रूव करना है, बच्चों के कन्फ्यूजन को दूर करना है, किसी विषय या व्यक्ति के गुण दोषों का विवेचन करके सही निर्णय लेना ही मूल्यांकन है, यानी कि एक तरह से फाइनल जजमेंट। ठीक है, यानी कि बच्चा को पास करना है या फेल करना है, और ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इतना जानकारी जो है आपका पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो असेसमेंट है उसको 3 तरह से बांटा जाता है। ठीक है, एक तरह कहा जाए तो 3 टाइप्स इसका जो है वो होता है। ठीक है, 3 टाइप्स। तो पहला है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है,
यानी कि अधिगम के रूप में आकलन। तो सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है। एक है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, बीच वाला नाम याद रखना है, असेसमेंट एज लर्निंग। दूसरा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, और तीसरा होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये तीनों के बारे में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस अभी नाम याद रखिए कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है। तो देखिए, जब बच्चा स्वयं का आकलन करता है, ठीक है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करता है, तो उसे अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं, यानी कि उसी को हम लोग असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। जब बच्चा खुद अपनी लर्निंग को चेक करता है, इसमें क्या करता है कि बच्चा जो वो अपनी लर्निंग को चेक करता है। अब इसमें क्या होता है, तो बच्चा खुद सोचता है कि बच्चा को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो इसके बारे में बच्चा खुद सोचता है। बच्चा अपनी गलती को पहचानता है, ठीक है, और खुद सुधार करने की कोशिश करता है। तो इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है, अपनी गलती को खुद पहचानेगा, खुद सुधार करने का कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो एक स्टूडेंट मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर खुद आंसर चेक करता है और सोचता है कि यह स्टेप जो है वो गलत था, तो उसको जो फिर से जो फार्मूला है उसको रिवीजन करना होगा, जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवीजन करना होगा। तो बच्चा जो वो ये चीज़ खुद सोचता है, खुद अपना जो वो आकलन करता है। या फिर एक एग्जांपल से ऐसा समझे कि जिस तरह से यहाँ पे जो शेफ़ होता है वो खाना बनाते समय खुद टेस्ट करके सबसे पहले देखता है और डिसाइड करता है कि इसमें क्या सुधारना चाहिए, कि नमक कम है या ज़्यादा है, तो क्या सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो है वो खुद अपना आकलन स्वयं कर रहा है। तो यही है आपका अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, अपना आकलन स्वयं करता है और जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं उसको खुद दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी कि सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो वही सब पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जब बच्चा स्वयं का आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट करता है तो उसे अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। इससे बच्चे में प्रासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन अर्थात अपनी सोच के बारे में सोचना विकसित होता है, यानी कि बच्चा खुद में सोचता है कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। बच्चा स्वयं अपनी कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि एक बावर्ची द्वारा खाना बनाते समय स्वयं खाने को चखना, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब दूसरा टाइप समझते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब टीचर बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट करता है, ठीक है, यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखा है उसको सुधार करने के लिए जब टीचर के द्वारा असेसमेंट किया जाता है तो उसी को कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसमें क्या होगा, तो टीचर पता लगाता है कि बच्चा कहाँ पे वीक है, किस टॉपिक पे कमज़ोर है, ठीक है, फिर उसे सुधारने के लिए पढ़ाता है, फिर से उसका रिवीजन कराएगा, फिर फीडबैक देगा, ठीक है। तो टीचर क्लास में छोटा टेस्ट लेता है और देखता है कि कई बच्चे फ्रैक्शन में वीक है, यानी कि एक टॉपिक है फ्रैक्शन, तो उसमें कई बच्चे वीक हैं। तो टीचर क्या करेगा, उसको दोबारा समझाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाएगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाएगा। यानी कि पहले कमी पता लगाते हैं, टीचर के द्वारा पता लगाई जाती है, उसके बाद उसका जो वो यहाँ पे सुधार किया जाता है। तो वही जानकारी आपका यहाँ पे लिखा गया है कि यह आकलन पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने से पहले या बाद में कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, यह आकलन पढ़ाने के दौरान भी हो सकता है। पढ़ाने के दौरान टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछ लिए, पढ़ाने से पहले भी हो सकता है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना आता है, और बाद में भी हो सकता है कमियों का पता लगाने, यानी कि बच्चों को वो टॉपिक कितना समझ में आया। यह रचनात्मक आकलन का भाग है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही भाग है और पूरी तरह से प्रक्रिया उन्मुख होता है, यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। शिक्षक इसमें बच्चों की कमियों का निदान करता है और उपचारात्मक शिक्षण देता है, यानी कि जो भी कमी है उसका यहाँ पे निदान करेगा, और निदान करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चों में जो भी कमियां होती है उसको सुधार करने के लिए, निदान करने के लिए जो शिक्षण दी जाती है, टीचिंग किया जाता है, उसी को रेमेडियल टीचिंग के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। पहले एक सवाल जो है आ चुका है। इसके अलावा इसमें शिक्षक बच्चे को लगातार जो फीडबैक प्रदान करता है कि बच्चा ने कैसे सीखा है और क्या क्या उनमें कमी है। तो फीडबैक यहाँ पे टीचर के द्वारा भी बच्चों को दिया जाता है। तो ये आपका है अधिगम के लिए आकलन। अब तीसरा है आपका अधिगम का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसमें क्या होता है,
तो इसमें क्या होगा कि जब अंत में यह चेक किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है, जब अंत में यह चेक किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो इसमें क्या होता है कि फाइनल जजमेंट इसी में होता है, ठीक है, फाइनल जजमेंट इसी में होता है। बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं, या पास या फेल बच्चों को डिसाइड किया जाता है कि बच्चा को नेक्स्ट क्लास में भेजना है या फिर वही क्लास में रहना है, तो वो चीज़ आपका इसी में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो फाइनल एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे ने साल भर क्या सीखा उसका रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, ठीक है, और उसके आधार पे डिसाइड किया जाता है कि बच्चा को पास करना है या फेल करना है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन करना है या फिर नहीं करना है। तो इसको सिंपल याद रखिएगा कि फाइनल जजमेंट आपका हो गया, ठीक है, इसमें आपका डायरेक्ट जो है फाइनल जजमेंट होता है। तो इसका मुख्य फोकस इस बात पर होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। यह एक निश्चित समय और निश्चित दिन पर होता है, जैसा कि आपका फाइनल एग्जाम होता है, जिसे योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। अध्यापक या निर्णय यानी कि डिसीजन लेता है कि बच्चे को अगली कक्षा में भेजना है या फिर नहीं भेजना है। सत्र के अंत में होने वाले जो वार्षिक परीक्षा है वही आपका ये वाला है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला टॉपिक के ऊपर। चलिए आगे है आपका सतत व व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लगातार और संपूर्ण मूल्यांकन। बच्चे को सिर्फ एग्ज़ाम से नहीं बल्कि हर तरीके से और पूरे साल मूल्यांकन करना ही आपका CCE है। इसका कहना क्या है कि बच्चे का जो मूल्यांकन है वो केवल यहाँ पे एग्ज़ाम से नहीं होना चाहिए बल्कि हर तरीके से और पूरे साल उनका जो है मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये बात जो है वो आपका CCE का कहना है। अब CCE जो है वो क्यों लाया गया, ठीक है, ये जो आपका नियम है वो क्यों लाया गया, ये बात उठती है। तो देखिए पहले क्या था कि साल में एक फाइनल एग्ज़ाम होता था, ठीक है, साल में जो वो केवल सिर्फ आपका एक फाइनल एग्ज़ाम होता था और उसी से रिजल्ट जो है वो तय किया जाता था। लेकिन जब से आपका CCE आया है, ये वाला जब पैटर्न आया है जब से, तब से क्या हुआ कि बच्चे को छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट काम दिया जाता है और इन सभी से जो है वो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम भी लिया जाता है, यानी कि कहा जाए तो केवल और केवल एग्ज़ाम के तरीके से यहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, विभिन्न तरीक़ों से बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो एग्ज़ाम का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। सिर्फ एक फाइनल एग्ज़ाम पर बच्चे डिपेंड नहीं होते हैं, है ना। और ये जो नियम है वो आपका RTE एक्ट के द्वारा लाया गया था, ठीक है, 2009 के द्वारा, RTE 2009 के अकॉर्डिंग जब इसको लाया गया था, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग लाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे पहले क्या होता था, केवल एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड होते थे और इससे बच्चों में एग्ज़ाम का डर बना रहता था। तो इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है, ताकि एग्ज़ाम से पहले भी बच्चों के जो डिसिप्लिन है उसको देखा जाए, छोटे छोटे बच्चों से टेस्ट लिया जाए, जैसे कि वीकली टेस्ट वगैरह होता है, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी कराए जाएँ, प्रोजेक्ट काम दिए जाएँ और उन सभी के आधार पे बच्चों का जो है वो यहाँ पे मूल्यांकन करना, वही है आपका सतत व व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे कि सतत और व्यापक, ये जो टर्म है इसको समझते हैं कि आखिर सतत का क्या मतलब होता है। इसी को इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आकलन जो है वो लगातार होता रहे, रोज़ थोड़ा थोड़ा बच्चों को चेक किया जाए, जो भी गलती करते हैं उसको पकड़ा जाए, ठीक है, जो भी मिस्टेक है उसको पकड़ के उसी समय जो वो उसको सुधार किया जाए। तो यही है आपका कंटिन्यूअस, यानी कि बच्चों का जो यहाँ पे मूल्यांकन है वो लगातार होना चाहिए। और टीचर करते भी हैं, आजकल के विद्यालय में आप देखते होंगे कि वीकली टेस्ट लिया जाता है ताकि बच्चों का यहाँ पे जो कमी है उसको दूर किया जा सके। क्लास में होमवर्क दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क चेक किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी गलतियाँ बच्चे करते हैं उसका इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, टाइम से जो है उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, बच्चे धीरे धीरे जो वो सुधार करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टर्म है वो है व्यापक। तो व्यापक क्यों लगाया गया है, तो देखिए व्यापक कहने का मतलब है कि बच्चे के हर पहलू का विकास देखना। इसमें दो चीज़ें आती है, एक आपका स्कॉलस्टिक आता है, स्कॉलस्टिक, और दूसरा आपका को स्कॉलस्टिक आता है। अब इसमें क्या है, स्कॉलस्टिक कहने का मतलब शैक्षिक एक्टिविटी जितना भी है, ठीक है, जितना भी शैक्षिक एक्टिविटी है, जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट पढ़ाई से जुड़ा जो चीज़ें हैं, कोई सब्जेक्ट आप ले लीजिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब आपका जो है पढ़ाई से जुड़ा है। तो ये चीज़ भी आपका मूल्यांकन होना चाहिए इसका भी।
इसके साथ साथ को स्कॉलस्टिक के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाएगा, जैसे कि पढ़ाई के अलावा भी, जैसे कि खेल वगैरह हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, बिहेवियर हो गया, तो इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसका कहने का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि बच्चों का जो यहाँ पे मूल्यांकन है वो ओवरऑल सभी तरीक़ों से किया जाना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में भी कितना तेज है, कैसा है, इसके साथ साथ खेल कूद में भी वो कितना आगे है। तो सभी को मिला जुला के यहाँ पे उसका जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यही बात ये जो है वो कहता है। ठीक है, तो यही सब जानकारी यहाँ पे लिखा गया है कि RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग इसको लागू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य था परीक्षा का भय को समाप्त करना। ठीक है, आकलन में निरंतरता ताकि गलतियों को जल्दी सुधारा जा सके। कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि सभी क्षेत्रों का यहाँ पे आकलन किया जाना चाहिए, चाहे वो स्कॉलस्टिक है चाहे को स्कॉलस्टिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मूल्यांकन में शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल करने पर जोर देती है। तो ये जानकारी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आगे है आपका मूल्यांकन का पैटर्न, यानी कि पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, जहाँ पे दो पैटर्न के बारे में समझेंगे, FA एंड SA। आजकल सभी विद्यालय में आपका ये पैटर्न देखने को मिलता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का और समेटिव असेसमेंट का। तो आखिर ये क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, सीखने के दौरान होता है, लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ये सीखने के दौरान होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिबेट हो गया, वाद विवाद हो गया, परियोजना कार्य हो गया, कोई किसी चीज़ को लेकर रोल प्ले हो गया, ट्रिप्स वगैरह हो गया। तो ये सब के माध्यम से जो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है और नॉर्मली जो है वो इसका जो वेटेज होता है वो एग्जाम में 40% इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है आपका समेटिव असेसमेंट, जो कि नॉर्मली अगर आप देखें तो 2 बार लिया जाता है, SA1 SA2 करके। SA1 SA2 एक अर्धवार्षिक होता है, एक आपका जो वो साल में एक बार होता है। तो सत्र के अंत में होता है और इसका कुल भार जो वो 60% होता है। प्राइवेट स्कूल वगैरह में आपका आजकल देखते होंगे कि FA1 होता है, FA2 होता है, फिर SA1 होता है, फिर SA2 होता है। ठीक है, यानी कि 4 ठो FA होता है और 2 ठो आपका SA होता है प्राइवेट स्कूल वगैरह में। ठीक है, पहले FA1 हुआ, फिर FA2 हुआ, फिर आपका SA1 हुआ। SA1 के बाद आपका फिर FA3 होता है, FA4 होता है, फिर लास्ट में आपका SA2 होता है। तो इस टाइप का भी पैटर्न आपको प्राइवेट कॉलेज में देखने को, प्राइवेट स्कूल में जो देखने को मिलता है। और यहाँ पे समेटिव असेसमेंट का जो वेटेज होता है मार्क्स का वो 60% रखा जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो कौन कौन सा तरीका है। तो यहाँ पे ऐसे का जो तरीका होता है वो नॉर्मली आपका वही रिटन एग्जाम लिया जाता है, पेन पेपर टेस्ट लिया होता है, फाइनल एग्जाम जिसको कहते हैं, तो वो आपका यहाँ पे होता है। बाकी यहाँ पे जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें आपका कोई डिबेट करवा लिया जाता है या फिर कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, असाइनमेंट लिखवा लिया जाएगा, किसी चीज़ को लेकर रोल प्ले करवा लिया जाएगा, ट्रिप्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें इसमें किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें आपका बच्चों का इम्प्रूवमेंट होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है आपका मूल्यांकन की विशेषताएं हैं कुछ आपका। ठीक है, एंड SBA के बारे में जानेंगे, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में समझेंगे। तो कुछ मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है आपका वैलिडिटी, यानी कि वैधता। अब वैधता क्या होता है वो समझिएगा। तो देखिए, टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है, ठीक है, वही चीज़ उसको मापना आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि टेस्ट वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जो पूछना है वही पूछो। कहने का मतलब यह है कि टेस्ट में सवाल वही पूछना है जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैथ का टेस्ट है, ठीक है, मैथ का टेस्ट है, उसमें अगर आप रीजनिंग या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल पूछते हैं तो ठीक बात है, चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि मैथ का टेस्ट हो रहा है और उसमें जीके का सवाल पूछ लिया, इंग्लिश का सवाल पूछ लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टेस्ट है वो आपका वैलिड नहीं है, ये जो आपका मूल्यांकन है वो आपका वैलिड नहीं है। तो इसी कारण से जो आपका मूल्यांकन है उसमें वैलिडिटी होना चाहिए, इनकी वैधता होना चाहिए। परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। क्वेश्चन पेपर आपका मैथ के लिए बनाया गया है, मैथ में यहाँ पे जांच करना है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैथ का सवाल में आपको दूसरा सब्जेक्ट का सवाल दे दिया जाएगा। तो इसीलिए वैलिडिटी यहाँ पे होना चाहिए। इसका मुख्य विशेषता यही है कि क्वेश्चन जो आपका बनाया जा रहा है, जो मूल्यांकन लिया जा रहा है, उसमें वैलिडिटी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। अब ये क्या है कि विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण के परिणाम समान होने चाहिए।
मान लीजिए कि आज एक टॉपिक का टेस्ट हुआ, मैथ का कोई टॉपिक है उसका टेस्ट हुआ, ठीक है। फिर 4 दिन बाद उसी टॉपिक का टेस्ट होता है। तो एक बच्चा जो आज के टेस्ट में लाया है मान लीजिए 80 मार्क्स, फिर अगला बार के टेस्ट में अगर 85 आया, 80 आया, फिर 90 आया, तो फिर वो जो टेस्ट है वो आपका रिलायबल है। लेकिन वहीं पे फर्स्ट टाइम बच्चा क्या लाता है, 80 लाता है, फिर सेकेंड टाइम उसका मार्क्स 30 आ जाता है, 40 आ जाता है, तो वो जो आपका टेस्ट हो रहा है, जो मूल्यांकन हो रहा है, वो आपका विश्वसनीय नहीं है, यानी कि रिलायबल नहीं है। तो यही बात यहाँ पे कही जाती है, ठीक है। विश्वसनीयता का अर्थ है कि किसी परीक्षण या मूल्यांकन का परिणाम जो है वो हर बार एक जैसा कंसिस्टेंट आना चाहिए। यानी अगर हम एक ही छात्र का बार बार टेस्ट ले तो परिणाम लगभग जो है समान आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका जो नाम है वो याद रखिएगा कि टेस्ट का जो मुख्य विशेषता है वो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है। और ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है कि परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है, ठीक है। तो वैलिडिटी से रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, ऑब्जेक्टिविटी कहने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होना चाहिए। ऐसा सवाल पूछा जाए बच्चों से जिसका केवल और केवल एक जवाब हो, ठीक है। जैसे कि और इसी कारण से आजकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसको चाहे कोई भी शिक्षक जांचे, चेक करे, सबका अगर आपका सवाल सही है तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखें कि कोई ऐसे लिखने दे दिया जाता है, कोई पैराग्राफ लिखने दे दिया जाता है, तो इसमें जो मार्किंग किया जाता है वो टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो आपका मूल्यांकन होना चाहिए वो आपका उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही होता है कि मूल्यांकन में एग्जामिनर जांचने वाला की पर्सनल पसंद, बायस या मूड का कोई असर ना पड़े। चेकिंग पूरी तरह से फेयर और न्यूट्रल होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो देखिए वही कि एक MCQ टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, एक सवाल का एक ही जवाब होना चाहिए, ठीक है। जिसने सही चुना है उसको फुल मार्क्स मिलेगा, जिसने गलत चुना है उसको 0 मार्क्स मिलेगा। यहाँ टीचर की सोच हो गया, मूड हो गया या फिर पसंद का कोई असर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यह 100% जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये गुण आपका इसमें होना चाहिए। आगे है आपका विद्यालय आधारित आकलन यानी कि SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें शिक्षक बाहरी पेपरों की जगह खुद बच्चों की क्षमताओं का आकलन करते हैं, ठीक है। बच्चों का मूल्यांकन स्कूल में ही उनके टीचर द्वारा किया जाता है। फाइनल एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि फाइनल एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है। पूरे साल का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, पूरे साल का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे मैटर करता है। तो क्लास का जो परफॉर्मेंस है, क्लास में जो पढ़ाई होती है, डेली जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है, जो क्लास वर्क दिया जाता है, प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, कोई एक्टिविटी दिया जाता है, बिहेवियर, सभी चीज़ जो है यहाँ पे चेक किया जाना चाहिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंतर्गत ये सभी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। और इसी के आधार पे जो है वो जो फाइनल जो जजमेंट है वो दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे है आपका परीक्षण के प्रकार यानी कि NRT बनाम CRT। अब ये क्या है तो देखिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है NRT का फुल फॉर्म, और CRT का फुल फॉर्म होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब ये क्या होता है वो समझिए। तो देखिए, इसमें बच्चों के प्रदर्शन की जो तुलना है वो दूसरे बच्चों से की जाती है, यानी कि उनको जो वो रैंक दिया जाता है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक। लेकिन इसमें क्या होता है कि NRT को नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इससे बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रायः हम लोग एक बच्चा का कंपेयर दूसरे बच्चा के साथ करते हैं, और इस कारण से बच्चों में नेगेटिव मतलब कि हीन भावना आती है। दूसरी तरफ है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक मानदंड निर्धारित किया जाता है और बच्चे की तुलना उस स्टैंडर्ड से की जाती है, यानी कि एक मार्क्स वहाँ पे जो है वो तय किया जाता है। जैसे कि क्वालिफाइंग पेपर टाइप का आप समझ सकते हैं। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम में देखते हैं, तो सीटेट एग्ज़ाम के बारे में हालांकि अभी आपको पता नहीं होगा, आगे चलकर आप B.Ed में जब एडमिशन लेंगे तब सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है वो 90 पहले से डिसाइड है, पहले यहाँ पे मानदंड जो है वो तय कर दिया गया है, ठीक है। और बच्चे को इसी के अकॉर्डिंग जो मार्क्स लाना होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में हीन भावना नहीं उत्पन्न होती है, वो बस इतना समझते हैं कि उसको जो है वो जो भी बॉर्डर लाइन है वहाँ तक पहुँचना है, जो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है वहाँ तक उनको जो वो पहुँचना है, ठीक है। स्टैंडर्ड यहाँ पे तय होता है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो इसको पॉजिटिव माना जाता है, और ये आपका जो है यहाँ पे NRT से अच्छा होता है, बेटर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बच्चे की तुलना जो है यहाँ पे एक फिक्स स्टैंडर्ड यानी कि फिक्स मानदंड से की जाती है,
और बच्चे जो है वो रिक्वायर्ड लेवल अचीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो आपका यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे समझते हैं मानकीकृत बनाम लचीला आकलन यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल असेसमेंट क्या होता है। तो मानकीकृत आकलन क्या होता है वो अच्छे से समझिएगा। सभी बच्चों का एक ही तरह से आकलन करने की सिफारिश करता है, यानी कि इस प्रकार के असेसमेंट में क्या होता है कि सभी बच्चों का एक ही तरह से आकलन करने की सिफारिश जो वो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो देखिए, यहाँ पे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, एक बंदर है, एक मछली है, एक हाथी है, एक पक्षी है। तो सभी को यहाँ पे टीचर क्या बोलेगा, ये जो टीचर है वो बोलेगा कि सबको एक ही टेस्ट देना है, और ये जो टेस्ट है वो ये है कि सभी को पेड़ पे चढ़ना है, सभी को पेड़ पे चढ़ना है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या कि सभी जानवर यहाँ पे पेड़ पे चढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि सभी का यहाँ पे जो गुण है वो अलग अलग है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम यही है कि हर बच्चा अलग अलग होता है, सब में आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती है। तो अगर सभी के लिए अगर सेम टेस्ट लिया जाए तो ये अनफेयर हो जाएगा, बच्चों के लिए तो सही नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती है। तो इसीलिए सभी बच्चों के लिए एक समान टेस्ट नहीं लिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि सभी बच्चों का एक ही तरह से आकलन करने का जो सिफारिश किया जाता है वो आपका गलत है, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण मनोविज्ञान में मानकीकृत आकलन को गलत या नकारात्मक माना जाता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि सभी जानवर तो यहाँ पे नहीं तैर सकते ना, मतलब कि पेड़ में नहीं चढ़ सकते हैं, सभी की एबिलिटीज अलग अलग है। तो इसी तरह से बच्चा में भी होता है। कारण है क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है और उनकी जो क्षमताएं हैं वो आपका अलग अलग होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि आकलन हमेशा जो वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि कठोर या मानकीकृत। अब अगर लचीला होगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन सभी को इनके क्षमता के अकॉर्डिंग ये कहा जाए कि बंदर को पेड़ में चढ़ना है, मछली को पानी में तैरना है, हाथी को चलना है और पक्षी को उड़ना है, तो फिर ये सब जो है वो अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर टीचर फ्लेक्सिबल हो तो बंदर पेड़ पर चढ़ सकते हैं, मछली तैरने का टेस्ट उनसे लिया जा सकता है, पक्षी को उड़ने का टेस्ट देना होगा, हाथी को ताकत या चलने का टेस्ट दिया जाए, तो हर कोई अपने स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर दिखा सकता है। ठीक है, तो यही है आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल इवोल्यूशन, यानी कि फ्लेक्सिबल असेसमेंट इसको कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल असेसमेंट इसको कहा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका फेयर होगा, यानी कि सभी के लिए उचित होगा, और इसको यहाँ पे पॉजिटिव माना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो असेसमेंट होना चाहिए वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि आपका स्टैंडर्ड या फिर आपका रिजिड। ठीक है, चलिए अब समझते हैं रचनात्मक आकलन के उपकरण, यानी कि टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, वैसा आकलन जो पढ़ाई से पहले, पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद लिया जाता है, वही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका जो है यहाँ पे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग प्रदान करना है। ठीक है, जो भी कमी है उसको पहचान कर उसको दूर करना यहाँ पे इसका मकसद होता है। तो इसके कुछ टूल्स हैं। तो देखिए, पहला है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है कि यह एक निश्चित समय अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है। बच्चा जितना भी यहाँ पे बेस्ट वर्क करता है उसका कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन है यानी कि संग्रह है। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो बच्चे की यह एक तरह से अचीवमेंट की फाइल होती है। बच्चे को पहले जो भी काम दिए गए हैं, जो भी एक्टिविटी बच्चे ने किया है, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है, जो ड्राइंग की है, जो सर्टिफिकेट उनको मिला है, तो सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, टीचर इन सबको एक फाइल में रखता है, बच्चे की प्रोग्रेस यहाँ पे दिखती है। तो यही है आपका पोर्टफोलियो, पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा। दूसरा है आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की कक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि मार्क्स हो गया, अटेंडेंस हो गया, अचीवमेंट हो गया, तो इसको यहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे कि स्कूल का रजिस्टर या फिर रिपोर्ट फाइल जिसमें पूरे साल का डाटा होता है, तो उसको भी इसको कहा जा सकता है। इसमें आपका अचीवमेंट हो गया, अटेंडेंस वगैरह जो है सभी डाटा इसमें रखा जाता है, जैसे कि वही स्कूल का रजिस्टर वगैरह हो गया, रिपोर्ट फाइल वगैरह हो गया। चलिए आगे है आपका तीसरा जो यहाँ पे टूल है वो है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब इसमें क्या होगा कि यह बच्चे के कक्षा व्यवहार की घटनाओं से संबंधित है। इसमें वास्तविक घटना का शॉर्ट समरी शिक्षक द्वारा लिखा जाता है, जैसे कि मानसी ने गुस्से में बस्ते से गाजर निकालकर पीटा।
तो ये एक विशिष्ट घटना का वर्णन करता है और ये सभी डाटा जो है इस टाइप के डाटा इन्फॉर्मेशन को इसमें जो है वो रखा जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इन शॉर्ट बात किया जाए तो बच्चे के बिहेवियर का एक शॉर्ट नोट यहाँ पे रखा जाता है कि बच्चा जो वो कैसा बिहेवियर करता है, टीचर द्वारा लिखी गई एक घटना होती है ये। अगला है आपका रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वहन। किसी अवधारणा को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग में उपयोग, जैसे कि गणित में दुकानदार का नाटक करना, तो इस रिलेटेड यहाँ पे रिकॉर्ड जो वो रखा जाता है। ठीक है, यानी कि करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, यानी कि बच्चों से कोई एक्ट करवाया जाता है, उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। जैसे कि मैथ में वही दुकानदार बन जाना, सोशल साइंस में लीडर बनना, बच्चा यहाँ पे क्या होता है कि प्रैक्टिकली सीखता है रोल प्ले के अंतर्गत किसी चीज़ का यहाँ पे भूमिका निभाना। अब आगे है आपका जांच सूची चेकलिस्ट। आपने देखा होगा कि यह शिक्षक को निर्णय लेने में मदद करता है। इसमें उत्तर केवल जो है हाँ या ना में होता है। आपने भी देखा होगा कि विभिन्न तरह का जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आपको टिक करने के लिए दिया जाता है कि एस टिक कीजिए, नो टिक कीजिए, तो वही है आपका चेकलिस्ट। ठीक है, उसी को हम लोग चेकलिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका रेटिंग स्किल। रेटिंग स्किल में क्या होता है कि किसी को रेटिंग करना होता है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन भी कुछ सामग्री वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पे रेटिंग देते हैं कि आपको 5 में से कितना स्टार देना है। तो इसमें किसी व्यवहार या गुणवत्ता को एक स्तर दिया जाता है, यानी कि लेबल दिया जाता है, जैसे कि 1 से 5 स्टार। ठीक है, तो ये आपका रेटिंग हो गया, यानी कि परफॉर्मेंस जो है बच्चों का उसको यहाँ पे लेबल देना। ठीक है, रेटिंग देना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 1 to 5 में रेटिंग देना है, अगर 1 आता है तो उसको पुअर मान लेते हैं, 2 आता है तो उसको एवरेज मानते हैं। ठीक है, 3 या 4 आता है तो उसको गुड मानते हैं, 5 आता है तो उसको एक्सेलेंट मानते हैं। तो इस टाइप का यहाँ पे रेटिंग दिया जाता है। अगला है आपका रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है कि यह वह मानदंड है, मार्किंग स्कीम है, जिसके आधार पर बच्चों का आकलन होता है। ठीक है, रूब्रिक्स हमेशा परीक्षा से पहले बनाया जाता है और बच्चों के साथ साझा किया जाता है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर देखते होंगे कि मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कुछ सवाल पूछा जाए तो उसमें सब कुछ डिसाइड होता है कि ऐसे आपका इतना नंबर से पूछा जाएगा, एमसीक्यू आपका इतना नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, कंटेंट आपका इतना नंबर से पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप आंसर इतना नंबर से पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप आंसर इतना नंबर से पूछा जाएगा। तो ये सभी का पहले से रूल तय होता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, किस टाइप का सवाल कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, वो सभी चीज़ें तय होती है। वही आपका एक तरह से रूब्रिक्स है। ठीक है, यानी कि पहले से डिसाइड किया हुआ आपका मार्किंग स्कीम। आगे समझते हैं। अब आगे है आपका कुछ मेमोरी ट्रिक्स है। हालांकि जो आपका कॉन्सेप्ट का क्लास था वो आपका समाप्त हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी था आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे असेसमेंट को 3 भागों में बांटा गया था। असेसमेंट एज लर्निंग, जहाँ पे बच्चे स्वयं का आकलन करते थे, जैसे कि बावर्ची स्वयं का खाना चखता था। इसके अलावा 4 आता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि आपका पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के पहले, पढ़ाई के बाद किया जाता है ताकि कमियों को सुधारा जा सके। ठीक है, तीसरा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि आपका साल के अंत में किया जाता है और इससे डिसाइड किया जाता है, फाइनल जजमेंट दिया जाता है कि बच्चा पास होगा या फेल होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सब आपका इम्पोर्टेंट था। एक सवाल है आपका कि यदि एक शिक्षिका कक्षा में पढ़ाने के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछकर उनकी कमियों को दूर करती है तो यह क्या है? तो ये क्या है होगा? ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज के क्लास का थ्योरी वाला सेक्शन। उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। और सबसे पहले PYQ को देख लेते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब सवालों को देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका, डैश वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी। ठीक है, और ये आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल था और इसका जवाब क्या हो जाएगा? वैलिडिटी। यानी कि वैलिडिटी गुण में यही बात कही जाती है कि जो आपका इवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें आपका मूल्यांकन जो होता है उसमें आपका वैधता पाया जाना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ को मापने के लिए बनाया गया है वही चीज़ मापना चाहिए। ठीक है, तो वैलिडिटी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा जो सवाल है वो आपका 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल था। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जब कठिनाइयों को पहचाना जाता है, उसको दूर किया जाता है, तो ये आपका जो डायग्नोस्टिक में आ जाएगा, निदानात्मक में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी समेटिव के बारे में आपको पता होगा कि ये लास्ट में लिया जाता है। ठीक है, जिससे ये
फाइनल जजमेंट दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायग्नोस्टिक। तीसरा सवाल देखिए, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? टॉपिक के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रश्नों के प्रकार के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, टीचिंग टाइम, पढ़ाने का समय, शिक्षण समय, इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है, तो नहीं पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी 23 में पूछा गया सवाल था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ पे जो है टूल नहीं है? तो देखिए, बातचीत कौशल, इसके अलावा ऑप्शन है एमसीक्यू, परियोजनाएं, मौखिक प्रश्न। तो देखिए, अगर बातचीत कौशल के बारे में बात किया जाए तो जब शिक्षक छात्र से बात करता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि छात्र कहाँ पे गलती कर रहा है और इसे सुधारने का मौका उसी समय मिल जाता है। तो ये सब गुण कहाँ पे देखने को मिला था? फॉर्मेटिव असेसमेंट में, कि जो गलतियाँ थे उसको पहचाना जाना चाहिए, फिर उसका सुधार किया जाना चाहिए, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। तो ये तो आपका ठीक है। इसके अलावा बहुविकल्प एमसीक्यू जो प्रश्न है, इसमें क्या होता है कि बहुविकल्पी प्रश्न में कि इससे जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर ये आपका जो वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, का एक हिस्सा होता है। इनका उपयोग इकाई या सत्र के अंत में यह जानने के लिए किया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा और उसे कितने अंक दिए जाने चाहिए। तो ये आपका जो है फॉर्मेटिव नहीं है, ये आपका समेटिव है, और सवाल में यही पूछा है कि समेटिव नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट हो गया, ओरल क्वेश्चन हो गया, तो इसके माध्यम से भी जो है यहाँ पे कमी को पहचाना जा सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट के दौरान छात्र लगातार काम करता है और शिक्षक उसे बीच बीच में गाइड करता है। यह सीखने का एक निरंतर प्रक्रिया है, जो भी कमी होती है शिक्षकों के द्वारा दूर की जाती है। सेम यहाँ पे मौखिक प्रश्न में भी वही है कि कक्षा में पाठ पढ़ाते समय पूछे गए सवाल छात्र की समझ को उसी वक्त परखने में मदद करती है, और वहाँ पे भी जो भी कमियाँ होती है वो शिक्षकों के द्वारा दूर की जाती है। तो आपका डी सही है, सी सही है, ए सही है, बी आपका गलत है। बी आपका समेटिव असेसमेंट का एक टूल आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? 2023 में पूछा गया सवाल है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन वर्ष में 2 बार होना चाहिए, निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। तो देखिए, किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है, ये आपको जो पॉजिटिव होकर सोचना है। तो जब बच्चों का यहाँ पे कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है, निरंतर मूल्यांकन होता है, तो ये आपका जो है वो एक तरह से कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए सही मूल्यांकन इसी को कहा जाता है, ठीक है, CCE। इसी कारण से आपका CCE भी आया है, जो कि आपका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 से आपका ये 24 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 23 में 3 सवाल पूछा गया है, 24 में भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। सवाल है कि MCQ प्रश्नों के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो नहीं है कि बिना अनुभव वाले टीचर इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि MCQ प्रश्न को भी बनाने में अनुभव चाहिए कि किस सवाल में किस टाइप का ऑप्शन रखना है, ठीक है, कैसे सवाल को बनाना है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट ट्रू ही पूछा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। हालांकि अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सभी विकल्प आपका जो प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, एक जैसा प्रतीत होता है, ठीक बात है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित एवं त्वरित मूल्यांकन संभव है। बिल्कुल, MCQ वाले सवालों का जो है यहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे उसको चेक किया जा सकता है, और जल्दी भी उसको यहाँ पे मूल्यांकन किया जा सकता है। विकल्पों में से केवल एक ही उत्तर सही होता है, ये बात भी आपका सही है। 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन सही होता है अक्सर, हमेशा, है ना। तो आपका BCD तो आपका सही है, ए वाला गलत है, ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, योगात्मक परीक्षा का मुख्य कार्य क्या नहीं है? चुनाव, प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन, सर्टिफिकेशन, डायग्नोस्टिक फंक्शन। तो डायग्नोस्टिक फंक्शन, क्योंकि ये आपका जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य कार्य है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का है। बाकी सिलेक्शन करना, प्रमोशन करना, सर्टिफिकेट देना, ये आपका समेटिव असेसमेंट का काम है। 8वां देखिए, योगात्मक परीक्षा के परिणाम किस प्रकार के होंगे? तो सदैव सकारात्मक, सदैव नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक, कभी कभी नकारात्मक। अच्छा, कभी कभी नकारात्मक है, कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा वो आप खुद सोचिए कि जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो कभी कभी कोई बच्चे जो है वो पास भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अगले क्लास में नहीं जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है और ना ही हमेशा नेगेटिव होता है।
कभी कभी ये नकारात्मक हो सकता है, यानी कि समटा भी ये नेगेटिव हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ छात्र सफल भी होते हैं, कुछ यहाँ पे असफल भी होते हैं, इस कारण से इसको कहा जा सकता है। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? कक्षा शिक्षण के बीच में, ये तो आपका फॉर्मेटिव हो गया। प्रत्येक यूनिट के बाद, मास के अंत में, सत्र की समाप्ति पर। ठीक है, तो सत्र की समाप्ति पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन किन नियमों व समस्याओं का निदान करता है? छात्रों के सीखने की समस्या, शिक्षण विधियों में कमी, पाठ्यक्रम की कठिनाई, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम देना, सीखने में सुधार करना, प्रमाण पत्र देना, चयन करना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका है सीखने में सुधार करना, और इसी में आपको रेमेडियल टीचिंग देखने को मिलता है। जो भी कमी होता है शिक्षकों के द्वारा पता लगाया जाता है, फिर उसका यहाँ पे उपचार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण है? वार्षिक परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, कक्षा चर्चा है, फाइनल टेस्ट है। तो देखिए ये सब जो है आपका समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, समेटिव असेसमेंट का उपकरण है वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, फाइनल टेस्ट, जिसके आधार पर डिसाइड किया जा सकता है कि बच्चों को का रिजल्ट कैसा होगा, पास करेगा या फेल करेगा, अगला क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये सब समेटिव असेसमेंट का उपकरण हो गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पूछा है तो कक्षा चर्चा, क्लासरूम डिस्कशन आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लासरूम में डिस्कशन होगा तो जो भी कमियां होगी वो पहचाना जाएगा, फिर टीचरों के द्वारा जो है यहाँ पे उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल अंक देना, ये तो गलत हो जाएगा। निरंतर और सतत प्रक्रिया, ये आपका सही है। केवल अंतिम मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य विशेषता होता है, वो आपका यही होता है, निरंतर और सतत प्रक्रिया, यानी कि CCE। आपको इसके बारे में पता ही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्टेड? फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? सत्र के अंत में। सत्र के अंत में तो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। केवल परीक्षा के समय, शिक्षण के दौरान, वर्ष में एक बार। तो शिक्षण के दौरान। ठीक है, शिक्षण के दौरान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मेटिव असेसमेंट? केवल अंक देना, केवल परीक्षा देना, मार्गदर्शन और फीडबैक देना, परिणाम घोषित करना। ये आपका आज के इस क्लास का होमवर्क का सवाल हो गया। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, हालांकि आसान सा सवाल है, और इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं उसको भी मैंने यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो कोई भी हार्ड सवाल नहीं है, और उसी के आधार पर जो आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह दिया जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको जो यहाँ पे टीचिंग करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बस जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी याद करने का चीज़ है उसको याद करते रहिए। आपका एग्जाम जो है वो सही जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही सब टॉपिक पढ़ना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ साझा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट होगा, सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो वो सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे बात करें आपका प्राइवेट ग्रुप के बारे में, तो जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे कंप्लीट नोट्स चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड का या फिर सभी सब्जेक्ट का, तो वो लोग यहाँ पे स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, संपूर्ण आपका नोट्स तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ डेली आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे टारगेट बेस्ड स्टडी होता है, यानी कि आपको डेली टारगेट मिलता है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे तैयारी करनी होती है। फिर आपका जो वो डेली यहाँ पे टेस्ट होता है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। अभी आपका ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, 28 तारीख तक आपका ऑफर है, 28 आपका मार्च तक। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको यहाँ पे 350 लगेगा। और आप लोग यहाँ पे कहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको जो है यहाँ पे RKM ऑफिशियल, जो यूजर नेम है RKM ऑफिशियल, इसके ऊपर मैसेज करना है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वैसे स्टूडेंट जो केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड वाले बैच के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोगों भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे सेम यूजर नेम पे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, RKM_ऑफिशियल। ठीक है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बेटर होगा कि आप फुल कोर्स की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है, कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, कंप्लीट आपको टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिससे आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आई होगी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग
टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।